फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 22 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी की सारी वीडियोस को एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। सो यार, अब ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग मैल्कम मर्लिन को देख पाते हैं, जो ब्लैक एरो बनता हुआ यूनिटेक कंपनी में पहुंचता है और यहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट को मौत की नींद सुलाता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। यूनिटेक कंपनी में मैल्कम क्यों आया था फ्रेंड्स, यही तो इस एपिसोड की मिस्ट्री है, जो आगे चल के अपने आप आपको पता चल जाएगा। आगे हमारी नजर ऑलिवर, टिगल और फेलिसिटी पर पड़ती है, जहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन सारे लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इन सारे लोगों को अभी भी मोइरा पर शक है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि मोइरा मैल्कम के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने वाली है। यहाँ पर ऑलिवर कहता है, मैं फिर से अपनी माँ के पास पूछने जाऊंगा कि सारी चीजें क्या हो रही है। जिस पर फेलिसिटी कहती है, पता है ना ऑलिवर, तुम पिछली बार अपनी माँ से पूछताछ करने गए थे तो तुम्हें गोली लगी थी और मुझे झूठा डॉक्टर बनना पड़ा था। जवाब में ऑलिवर कहता है, इस बार कुछ अलग होने वाला है। इतना कहने के बाद ऑलिवर यहाँ से चला जाता है। आगे हमारी नजर लॉरेन पर पड़ती है, जो ऑलिवर से मिलने आती है। चूंकि लॉरेन से टॉमी ने ब्रेकअप कर लिया था और ये कहा था कि ऑलिवर तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इसीलिए लॉरेन इसके पास आकर कहती है, टॉमी ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये बात सच है। यहाँ पर ऑलिवर इधर उधर की बात करते हुए लॉरेन को उलझाने की कोशिश करता है, पर लॉरेन अपनी ही बातों पर अड़ी रहती है, जिस वजह से ऑलिवर कहता है, मैं तुम्हें इसका जवाब बाद में दूंगा। इतना कहने के बाद ऑलिवर यहाँ से चला जाता है। आगे हमारी नजर मोइरा पर पड़ती है, जो वाल्टर को अपने घर पर लाती है। वापस घर आने पर टिया को वाल्टर का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है, जिस पर वह ऑलिवर से पूछती है, वाल्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जवाब में ऑलिवर कहता है, तुम थोड़ा सा भी इमेजिन नहीं कर सकती हो टिया कि बीते 5 महीने में इनके साथ क्या हुआ होगा। शायद उन्हीं सारी चीजों की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ऑलिवर की बात सुनने के बाद टिया कुछ सोचती हुई यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑलिवर भी कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हमारे ऑलिवर का पिछला फ्लैशबैक खत्म हुआ था। चूंकि पिछले एपिसोड में याहू फेई की हेल्प से एडवर्ड, सैडो, ऑलिवर और स्लेड विल्सन के पास पहुंच गया था, इसीलिए एडवर्ड इन तीनों को पकड़ता हुआ अपने ठिकाने पर लाता है और याहू फेई से कहता है, जानते हो आजकल चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेरा नाता यूएसए की एक कंपनी से है। चाइना की इकोनॉमी बढ़ने की वजह से मेरे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। मेरे मालिक चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आने वाले सारे इंटरनेशनल प्लेन को मार गिराऊं, ताकि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आए और चाइना में कोई भी इंसान इन्वेस्ट ना करे। जैसा पूरी दुनिया को पता है याहू फेई, तुम चाइना से हो। अगर मेरे द्वारा मचाए गए कांड यानी एरोप्लेन को मार गिराने वाले कांड तुम अपने सिर पर ले लोगे तो पूरी दुनिया को ये लगने लगेगा कि चाइनीज गवर्नमेंट से चाइनीज पीपल खुश नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आने वाले सारे पीपल को मार गिरा रहे हैं। इतना कहने के बाद एडवर्ड, स्लेड विल्सन, ऑलिवर और सैडो को मारने की धमकी देता हुआ याहू फेई से प्लेन को मार गिराने वाली बात एक्सेप्ट करने को कहता है। चूंकि याहू फेई चाइनीज था और एडवर्ड इसे चाइना के विरोध में कहने के लिए कह रहा था, इसीलिए देश प्रेम को बीच में लाते हुए याहू फेई कुछ भी कहने से इनकार कर देता है, जिस पर गुस्साते हुए एडवर्ड स्लेड विल्सन पर हमला करता है और सैडो को भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है। काफी देर तक एडवर्ड के द्वारा ऐसा कुछ करने के बाद याहू फेई एकदम से हार मान जाता है और कैमरे के सामने वो सारा कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बारे में एडवर्ड इससे कह रहा था। कुछ क्षण बाद सूट बूट पहनता हुआ याहू फेई कैमरे के सामने आता है और उन सारी बातों को एक्सेप्ट करता है, जिससे धोखे से एडवर्ड इससे करवा रहा था। रिकॉर्डिंग के खत्म होते ही एडवर्ड याहू फेई के सिर पर वार करके इसे मार देता है और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। आगे हमारी नजर रॉय हार्पर और टिया पर पड़ती है। चूंकि इन दोनों ने ये कमिटमेंट कर रखी थी कि एरो की आइडेंटिटी रखने वाले इंसान से ये दोनों मिलेंगे, इसीलिए ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बीते रात मैल्कम मर्लिन ने हमला किया था। पर यहाँ काफी देर तक खोजी बिनोदी करने के बाद भी इन दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, अब रात हो गई होती है और हम लोग ऑलिवर को उसकी माँ मोइरा के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर ऑलिवर डायरी के बारे में इससे बात करना शुरू कर देता है कि इसी क्रम में कोई बंदा आता है और इन दोनों पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। मोइरा की जब आंखें खुलती है तब यह खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है, जिसके सामने ऑलिवर भी कुर्सी पर बंधा हुआ होता है।
यहाँ पर कुछ देर बाद एरो के लिबास में एक बंदा आता है जो ओलिवर को पीटना शुरू कर देता है और काफी देर तक पीटने के बाद मोइरा से पूछता है, मोइरा क्वीन, तुम और मैल्कम मर्लिन मिले हुए हो, तुम दोनों की प्लानिंग क्या है, तुम दोनों कैसे शहर को बर्बाद करना चाहते हो। आगे हमारी नजर इस एरो के लिबास पहने हुए इंसान पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि डिगल होता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर ओलिवर और डिगल मिलकर मोइरा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए ये बात जानना चाहते थे कि उसके और मैल्कम के दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू में मोइरा कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद डिगल ओलिवर को पीटना शुरू कर देता है। अपने बेटे को मार खाता हुआ देखकर मोइरा कहती है, एक बार की बात थी, मैल्कम की बीवी ने ग्लेड्स इलाके में एक क्लिनिक को खोला था। जैसा तुम जानते हो, ग्लेड्स इलाके में बहुत सारे क्रिमिनल रहते थे, इसीलिए एक दिन मैल्कम की बीवी के क्लिनिक में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उसे मार डालते हैं। मैल्कम की बीवी रोड पर पड़ी हुई सारे लोगों से अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर वहां मौजूद कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं करता है। चूंकि मैल्कम की बीवी की मौत ग्लेड्स में हुई थी, इसीलिए वह सारे ग्लेड्स वालों से अपना बदला पूरा करना चाहता है, वहां पर एक नकली भूकंप लाकर और वहां के सारे लोगों को मारकर। मैल्कम के लिए भूकंप पैदा करने वाली मशीन बनाने का काम यूनिडेक नाम की कंपनी कर रही है। मैल्कम अपने काम को पूरा करने के लिए पिछले 5 सालों से लगा हुआ है। पिछले 5 सालों से वह शहर के सबसे अमीर इंसानों के पास जाता है और उनसे यूनिडेक कंपनी के लिए फंडिंग इकट्ठा करता है। शहर में मैल्कम कहां पर यूनिडेक कंपनी की भूकंप वाली मशीन लगाना चाहता है, मुझे इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता है। मोइरा के द्वारा सारी चीजों को एक्सेप्ट कर देने के बाद डिगल इन दोनों को छोड़ देता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जहां हम लोग ओलिवर, डिगल और फेलिसिटी को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर ये तीनों मिलकर मैल्कम के डाटाबेस को हैक करते हुए भूकंप वाली मशीन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसके स्टार्ट होने की टाइमिंग खोजने की कोशिश करते हैं, पर काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी फेलिसिटी को कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद ये तीनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये तीनों मिलकर मैल्कम मर्लिन के हेडक्वार्टर वाले ऑफिस में जाएंगे और वहां मौजूद मेन कंप्यूटर को हैक करते हुए या फिर उसमें अपनी चिप इंसर्ट करते हुए वहां से सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आगे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें पता चलता है जिस जगह पर मैल्कम मर्लिन के सारे सर्वर होते हैं वहां पर पहुंचना उतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे गार्ड मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये तीनों मैल्कम मर्लिन के सर्वर के पास पहुंचने का तौर निकाल रहे होते हैं कि तभी ओलिवर को याद आता है कि मैल्कम मर्लिन पर हुए हमले के बाद टॉमी मैल्कम मर्लिन के साथ उसके ऑफिस में काम कर रहा है। क्योंकि ओलिवर टॉमी का दोस्त था, इसीलिए ओलिवर फेलिसिटी को लेकर मैल्कम के मेन बिल्डिंग में पहुंचता है। आगे हमारी नजर डिगल पर पड़ती है, जो गार्ड बनकर यही बिल्डिंग में मौजूद होता है। ओलिवर जैसे तैसे करके फेलिसिटी को सर्वर रूम में पहुंचाता है, जहां डिगल फेलिसिटी पर कैमरे की हेल्प से नजर रखता हुआ इसकी हेल्प करता है। इसी क्रम में हमारी नजर ओलिवर पर पड़ती है, जो टॉमी से मिलने जाता है। क्योंकि ओलिवर के पास कोई भी टॉपिक नहीं था, इसीलिए ओलिवर टॉमी से मिलकर मैल्कम मर्लिन के द्वारा ग्लेड्स के इलाके को तबाह करने वाली बात इसे बताता है। काफी देर तक समझाने के बाद भी टॉमी ओलिवर की बातों पर भरोसा नहीं करता है और इसे यहाँ से चले जाने को कहता है। टॉमी की बात सुनने के बाद ओलिवर इसके ऑफिस से निकल जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग डिगल और फेलिसिटी को देख पाते हैं, जो भी अब तक अपना काम खत्म कर चुके होते हैं। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जहां हम लोग इन तीनों को ओलिवर केव में देख पाते हैं। यहाँ पर इन तीनों के बीच में हुई आपसी बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि फेलिसिटी ने मैल्कम के सर्वर में एक छोटा सा बग फिक्स कर दिया है, जिस वजह से फेलिसिटी को मैल्कम मर्लिन के सारे ट्रांजेक्शन या फिर उसके कंप्यूटर में जो भी हेर फेर चल रही है उसकी जानकारी इसे मिलती रहेगी। यहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी ओलिवर को लॉरेन की याद आने लगती है, जिसके बाद वह लॉरेन के घर पर पहुंचता है और इसे कहता है, हाँ लॉरेन, मैं भी तुमसे प्यार करता था, पर किसी डर की वजह से मैं कहने से डरता था, मुझे माफ करना। ओलिवर से इन सारी बातों को सुनने के बाद लॉरेन की आंखों में आंसू आ जाती है और वह इमोशनल होते हुए ओलिवर को किस करती है और कुछ इस तरह से ये दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। फ्रेंड्स, अब आधी रात हो गई होती है और ओलिवर लॉरेन के साथ उसके घर पर सोया हुआ होता है कि तभी इसके पास डिगल का कॉल आता है, जो इससे कहता है फेलिसिटी ने मैल्कम मर्लिन के सारे कंप्यूटर डाटाबेस को चेक किया है, जिसके बाद इसे पता चला है कि मैल्कम मर्लिन ने भूकंप पैदा करने वाली मशीन को ग्लेड्स के एक गोडाउन में रखा हुआ है।
जवाब में ऑलिवर कहता है, अगर तुम्हें मशीन की एग्जैक्ट लोकेशन मिली है तुम उस जगह पर जाओ और मशीन को अपने केव में लाओ। मैं ऑलिवर से एरो बनता हुआ मैल्कम मर्लिन के पास जाता हूँ और उससे पूछताछ करना शुरू करता हूँ। इतना कहने के बाद ऑलिवर लॉरेंस से दूर होता हुआ सूट बूट पहनकर मैल्कम मर्लिन के पास पहुंचता है और इससे पूछता है, तुम शहर में इतना बड़ा भूकंप लाकर क्या साबित करना चाहते हो। यहाँ पर ऑलिवर यह सारा कुछ कह रहा होता है कि इसी क्रम में हम लोग डिगल को देख पाते हैं, जो फेलिसिटी के द्वारा बताए गए लोकेशन को फॉलो करते हुए मैल्कम के द्वारा छुपाई गई मशीन की जगह पर पहुंचता है। यहां पहुंचने के बाद काफी देर तक इधर उधर खोज विनोद करने के बाद भी डिगल को भूकंप वाली मशीन नहीं मिलती है, जिसके बाद डिगल मशीन के गैराज में न होने वाली बात ऑलिवर यानी एरो को बताता है। चूंकि अभी ऑलिवर मैल्कम मर्लिन के पास था इसीलिए वह मैल्कम मर्लिन से पूछता है, भूकंप वाली मशीन कहां पर है। एरो की बात सुनने के बाद मैल्कम मर्लिन मुस्कुराता हुआ कहता है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो खुद से पता कर लो ना, मेरे पास क्यों आए हो। पता है कमाल की बात, मैंने कुछ महीने पहले ब्लैक एरो बनते हुए तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई की थी और फिर कुछ महीने बाद तुमने मेरी जान बचाई। पता है ये वाली फीलिंग ही एकदम अलग है। मुझे पता नहीं चल रहा मैं तुझे मारूं या फिर छोड़ डालूं। मैल्कम मर्लिन के ब्लैक एरो होने वाली बात सुनकर एरो गुस्साता हुआ इसके ऊपर में अपना एक वार करता है, पर मैल्कम मर्लिन बीच में ही तीर को पकड़ लेता है और फिर इस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम लोग मैल्कम मर्लिन और एरो के बीच में कमाल की फाइट को देख पाते हैं, जिसमें कभी मैल्कम मर्लिन भारी पड़ता है एरो पर तो कभी एरो भारी पड़ता है मैल्कम मर्लिन पर। काफी देर तक लड़ाई झगड़ा करने और लड़ाई के सारे टोटके को आजमाने के बाद भी एरो मैल्कम मर्लिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और आखिरकार मैल्कम मर्लिन अपने हथकंडे को यूज करता हुआ एरो पर लगातार हमला करता है और इसे बेहोश कर देता है। जब एरो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है कि तभी इसके पास मैल्कम मर्लिन आता है और इसका हुड हटाकर देखता है, जिसके अंदर में ऑलिवर को देखकर वह एकदम से दंग रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स इसके आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसके आगे के एपिसोड को कल लाऊंगा। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। सो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस वीडियो यहीं तक था, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद।